नमस्कार दोस्तों, एपीजीएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। आइए आज हम लोग एनसीईआरटी का क्लास 7 का हिस्ट्री देखते हैं। हजारों वर्षों के दौरान हुए परिवर्तन की पड़ताल के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि क्या क्या परिवर्तन हुआ था। आइए हम लोग देखते हैं। मानचित्र 1 और 2 पर नज़र डालिए। मानचित्र 1, अरब भूगोलवेत्ता अल इंदरिसी ने 1154 में, कब 1154 में बनाया था। यहाँ जो नक्शा दिया गया है वह उसके द्वारा बनाया गया दुनिया के बड़े मानचित्र का एक हिस्सा है और भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाता है। मानचित्र 2, एक फ्रांसीसी मानचित्रकार ने 1720 में बनाया था। दोनों नक्शे एक ही इलाके के हैं मगर इसमें काफ़ी अंतर है। अल इंदरिसी के नक्शे में दक्षिण भारत उस जगह है जहां हम आज उत्तर भारत ढूंढते हैं और श्रीलंका द्वीप ऊपर की तरफ है। जगहों के नाम अरबी में दिया गया है और इनमें कुछ जाने पहचाने नाम भी हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश का कन्नौज मानचित्र 2 पहले मानचित्र के बनाने के लगभग 600 वर्ष बाद बनाया गया। इस कालावधि में उपमहाद्वीप के बारे में सूचना काफ़ी बदल गई थी। यह नक्शा हमें ज़्यादा परिचित लगेगा, जिसमें विशेषकर तटीय इलाकों के बारीक ब्यौरे देखकर आश्चर्य होता है। यूरोप के नाविक तथा व्यापारी अपनी समुद्र यात्रा के लिए इस नक्शे को इस्तेमाल किया करते थे, देखिए अध्याय 6 में। ठीक, लेकिन अब भीतरी इलाकों पर नज़र डालने, क्या इसमें भी उतना ही ब्यौरा है जितने समुद्र तट पर वाले हिस्से में है। गंगा के मार्ग को देखें, इसे किस तरह से दर्शाया गया है। इस मानचित्र में तटीय और भीतरी इलाकों के बीच ब्यौरा और बारीकी का जो अंतर है, आपके ख्याल में उसका कारण क्या होता है। इतनी ही महत्वपूर्ण एक और बात है कि दूसरे युग तक मानचित्र अंकन का विज्ञान भी बहुत बदल गया था। इतिहासकार जब बीते युगों के दस्तावेजों, नक्शों और लेखों का अध्ययन करते हैं तो उनके लिए उन सूचनाओं के संदर्भों का, उनकी विभिन्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का ध्यान रखना जरूरी होता है। नई और पुरानी शब्दावलियाँ। आइए हम लोग नई और पुरानी शब्दावलियों के बारे में पढ़ते हैं। अगर समय के साथ साथ सूचनाओं के संदर्भ बदलते हैं तो भाषा और अर्थों के साथ क्या होता है। ऐतिहासिक अभिलेख कई तरह की भाषाओं में मिलते हैं और ये भाषाएं भी समय के साथ साथ बहुत बदलती हैं। उदाहरण के लिए मध्य युग की फारसी आधुनिक फारसी भाषा से भिन्न है। यह विभिन्नता सिर्फ व्याकरण और शब्द भंडारण में ही नहीं आई है। समय के साथ शब्दों का अर्थ भी बदल जाते हैं। उदाहरण के लिए हिंदुस्तान शब्द की लिपि आज भी इसे आधुनिक राष्ट्र राज्य भाषा के अर्थ में लेते हैं। 13वीं सदी में जब फारसी के इतिहासकार मिनहाज एवं सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था तो उसका आशय पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों से था। इस शब्द का राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों को लिए इस्तेमाल किया जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते थे। सल्तनत के प्रकार के साथ साथ इस शब्द के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी बढ़ते गए।
लेकिन हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेश कभी नहीं हुआ। इसके विपरीत 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया। यह प्रयोग 14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो द्वारा उपयुक्त शब्द हिंद के ही कुछ समान था, मगर जहाँ भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक तत्व के रूप में पहचाना जा रहा था, वहाँ हिंदुस्तान शब्द से वे राजनीतिक और राष्ट्रीय स्तर नहीं जुड़े थे जो हम आज जोड़ते हैं। किसी भी शब्द का प्रयोग करने में इतिहासकारों को बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अतीत में इन शब्दों के कुछ अलग ही अर्थ थे। उदाहरण के लिए विदेशी जैसे सीधा साधा शब्द ही ले लीजिए। हमारे लिए आज उसका अर्थ होता है जो ऐसा व्यक्ति जो भारतीय न हो। मध्य युग में मानो किसी गांव में आने वाला कोई भी अनजान व्यक्ति जो उस समाज या संस्कृति का अंग न हो, विदेशी कहलाता है। ऐसे व्यक्ति को हिंदी में परदेशी और फारसी में अजनबी कहा जा सकता है। इसीलिए किसी नगरवासी के लिए वनवासी विदेशी होता था, किंतु एक ही गांव में रहने वाले दो किसान अलग अलग धार्मिक या जाति परंपराओं से जुड़े होने पर भी एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं होते थे। इतिहासकार और उनके स्रोत के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इतिहासकार किस युग का अध्ययन करते हैं और उनकी खोज की प्रकृति क्या है, इसे देखते हुए वे अलग अलग तरह के स्रोतों का सहारा लेते हैं। उदाहरण के लिए पिछले साल आपने गुप्त वंश के शासकों और हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा। इस पुस्तक में हमें मोटे तौर पर 700 से 1750 ईस्वी तक लगभग 1000 वर्षों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक इस काल के अध्ययन के लिए इतिहासकार जिन स्रोतों का प्रयोग करते थे उनमें आपको बहुत सी बातों ऐसी मिलती हैं जो पिछले युग कैसे ही चली आ रही हैं। इतिहासकार इस काल के बारे में सूचना इकट्ठी करने के लिए कभी भी सिक्कों, शिलालेखों, स्थापत्य, भवन निर्माण कला तथा लिखित सामग्री पर निर्भर करते हैं। पर कुछ बातें पहले से ही काफ़ी भिन्न भी हैं। इस युग में प्रमाणिक लिखित सामग्रियों की संख्या और विविधता आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई। इसके आगे इतिहासकार सूचनाओं के दूसरे प्रकार के स्रोतों का इस्तेमाल धीरे धीरे करते हैं। आइए हम लोग देखते हैं करने लगे। इस समय के दौरान कागज क्रमशः सस्ता होता गया और बड़े पैमाने पर उपलब्ध भी होने लगा। लोग धर्मग्रस्त शासकों के वृत्तांत शर्तों को देखने तथा उपदेश अर्जित अदालतों के दस्तावेज, हिसाब तथा ब्यौरा के खाते आदि लिखने में इसका उपयोग करने लगे। धनी व्यक्ति शासन, जन, मठ तथा मंदिर पांडुलिपियाँ एकत्रित किया करते थे। इन पांडुलिपियों को पुस्तकालयों तथा अभिलेखों में रखा जाता था। इन पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों से इतिहासकारों को बहुत सारी विस्तृत जानकारी मिलती है, मगर साथ ही इनका उपयोग कठिन है। उन दिनों छापे खाने तो थे नहीं, इसीलिए लिपि या नकलनिवीस हाथ से ही पांडुलिपियाँ की प्राकृतिक बनाते थे। अगर आपने कभी किसी मित्र के गृह कार्य की नकल उतारी हो तो आप जानते होंगे कि यह काम आसान नहीं है। कभी कभी आपको अपने मित्र की लिखावट समझ में नहीं आती होगी और आपको मजबूर
होकर अंदाज ही लगाना पड़ता होगा कि क्या लिखा गया है। फलस्वरूप आपके लिखे में मित्र के लिए हुए से कुछ छोटे मोटे लेकिन आइए हम लोग देखते हैं महत्वपूर्ण अंतर आ जाते होंगे। पांडुलिपि की प्रतिलिपियां बनाने में भी कुछ यही होता है कि प्रतिलिपियां बनाते हुए लिपि छोटे मोटे फिर बदल करते चलते थे। कहीं कोई शब्द कहीं कोई वाक्य सही सदी दर सदी प्रतिलिपियां की भी प्रतिलिपियां बनती रही हैं और अंततः एक ही मूल्य ग्रंथ की भिन्न प्रतिलिपियों एक दूसरे से बहुत ही अलग हो गई हैं। इससे बड़ी गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है क्योंकि आज हमें लेखन की मूल्य पांडुलिपि शायद ही कहीं मिलती है। हमें बाद के लिपियों द्वारा बनाई गई प्रतिलिपियों पर ही पूरी तरह निर्भर करना पड़ता है। इसीलिए इस बात का अंदाज़ा लगाने के लिए कि मूलतः लेखन ने क्या लिखा था, इतिहासकारों को एक ही ग्रंथ की विभिन्न प्रतिलिपियों का अध्ययन करना पड़ता है। कई बार लेखक स्वयं भी समय समय पर अपने मूल्य विद्वान में संशोधन करते रहते थे। 14वीं शताब्दी के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने अपना वृत्तांत पहली बार 1356 और दूसरी बार इसके 2 वर्ष बाद लिखा था। दोनों में अंतर है, लेकिन 1971 तक इतिहासकारों को पहली बार वाले वृत्तांत की जानकारी ही नहीं थी। यह पुस्तकालयों की विशेष संग्रहों में कहीं दबा पड़ा था। नए सामाजिक और राजनीतिक के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि नए सामाजिक और राजनीतिक क्या है। सन 700 से 1750 के बीच के 1000 वर्षों का अध्ययन इतिहासकारों के आगे भारी चुनौती रखता था। मुख्य रूप से इसीलिए कि इस पूरे काल में बड़े पैमाने पर और उनके तरह के परिवर्तन हुए। इस काल में अलग अलग समय पर नई प्रौद्योगिकी के दर्शन होते हैं, जैसे सिंचाई में रहट, कताई में चक्खे और युद्ध में आग्नेयास्त्रों बारूद वाले हथियार का इस्तेमाल। इस उपमहाद्वीप में नई तरह का खान पान भी आया। आलू, मक्खन, मिर्च, चाय और काफ़ी। ध्यान रहे कि ये तमाम परिवर्तन नई प्रौद्योगिकी और फसलें उन लोगों के साथ आए जो नए विचार भी लेकर आए थे। परिणाम स्वरूप यह काल आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन का भी काल रहा। अध्याय 5, 6 और 7 में आप अपने इनमें से कुछ के बारे में जानते हैं। इस युग में लोगों की गतिशीलता, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना भी बहुत बढ़ गया था। अवसर की तलाश में लोगों के झुंड दूर दूर की यात्रा करने लगे थे। इस उपमहाद्वीप में उपार, संबद्धता और अपना भाग्य गढ़ने के लिए अपार संभावनाएं मौजूद थी। इस काल में जिन समुदायों का महत्व बढ़ा उनमें से एक समुदाय था राजपूत, जिसका नाम राजपूत अर्थात राजा का पुत्र से निकला है। 8वीं से 14वीं सदी के बीच यह नाम आमतौर पर योद्धाओं के उस समूह के लिए उपयुक्त होता था जो क्षत्रिय वर्ण के होने का दावा करते थे। राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत वर्ग ही नहीं, बल्कि वे सेनापति और सैनिक भी आते थे जो पूरे उपमहाद्वीप में अलग अलग शासकों की सेनाओं में सेवारत थे। कवि और आचरण राजपूतों की आचार संहिता प्रबल पराक्रम और स्वाभिव्यक्ति का गुण मानते थे। इस युग में राजनीतिक
दृष्टि से महत्व हासिल करने के अवसरों का लाभ मराठा, सिख, जाट, अहोम और कायस्थल मुख्यतः लिपियों और मुंशियों का कार्य करने वाली जाति हैं आदि समूहों ने भी उठाया है। इस पूरे काल के दौरान क्रमशः जंगलों की कटाई हो रही थी और खेती का इलाका बढ़ता जा रहा था। कुछ क्षेत्रों में यह परिवर्तन अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक तेजी से और पूरे तौर पर हुआ। पर्यावरण में परिवर्तन के कारण कई वनवासियों को मौजूद होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ा। कुछ और वनवासी जमीन की जुताई करने लगे और कृषक बन गए। कृषकों के लिए ये नए सामूहिक क्षेत्रीय बाजार मुखियाओं, पुजारियों, मठों और मंदिरों से प्रभावित होने लगे। वे बड़े और जटिल समाजों के अंग बन गए। उन्हें कर चुकाने पड़ते थे और स्थानीय मालिक वर्ग की बेगार करनी पड़ती थी। परिणाम स्वरूप किसानों के बीच आर्थिक और सामाजिक अंतर उभरने लगे। कुछ के पास ज़्यादा उपजाऊ जमीन होती थी, कुछ लोग मवेशी भी पालते थे और कुछ लोग खेती से खाली समय में दस्तकारी आदि का कुछ काम कर लेते थे। जैसे जैसे समाज में अंतर बढ़ने लगे, लोग जाति और उपजातियों में बांटे जाने लगे। लोग और उनकी पृष्ठभूमि और व्यवसाय के आधार पर उन्हें समाज में उच्च या नीचा दर्जा दिया जाने लगा। ये दर्जे स्थानीय नहीं थे। किसी जाति विशेष के सदस्यों के हाथों में कितनी सत्ता, प्रभाव और संसाधनों का नियंत्रण है, इसके आधार पर उसके दर्जे बदलते रहते थे। एक ही जाति का किसी क्षेत्र में कोई दर्जा हो सकता था और किसी अन्य क्षेत्र में कोई और। अपने सदस्यों के व्यवहार और नियंत्रण करने के लिए जाति स्वयं अपने नियम बनाती थी। इन नियमों का पालन जाति के बड़े बुजुर्गों के एक सभा करवाती थी, जिसे कुछ इलाकों में जाति को अपने निवास के गांवों के रिवाजों का पालन भी करना पड़ता था। इसके अलावा कई गांव भी मुखियाओं का शासन होता था। मिल मिलाकर वे किसी राज्य की एक छोटी इकाई पर होती थी। क्षेत्र और साम्राज्य के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। क्षेत्र और साम्राज्य के बारे में चोल अध्याय 2, तुगलक अध्याय 3, मुगल अध्याय 4 जैसे बड़े बड़े राज्यों के अंतर्गत कई सारे क्षेत्र आ जाते थे। दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन ने 1266 से 1287 की प्रशंसा में एक संस्कृति प्रशासित के उदाहरण के लिए अध्याय 2 देखें में इसे एक विशाल साम्राज्य का शासन बताया गया है, जो पूर्व में बंगाल, गौड़ से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान के गजनी तक फैला हुआ था और जिसमें महत्वपूर्ण दक्षिण भारत द्रविड़ भी आ जाता था। गौड़ आंध्र, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात आदि विभिन्न क्षेत्रों के लोगों उसकी सेनाओं के आगे पलायन कर जाते थे। इतिहासकार विजय अभियान के इन दावों को अतिशयोक्तिपूर्ण मानते हैं। साथ ही वे यह समझने की कोशिश में भी लगे रहते हैं कि शासक लोग इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों पर अपने अधिकार का उल्लेख कर सकते हैं। सन 700 से 62 तथा क्षेत्र के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सन
700 तक कई क्षेत्रों में अपने अपने भौगोलिक आयाम तय हो चुके थे और उनकी अपनी भाषा तथा सांस्कृतिक विशेषताएं स्पष्ट हो गई थी। अध्याय 9 में आपको इनके बारे में और अधिक जानकारी मिलेगी। ये क्षेत्र विशेष शासक राजवंशों से भी जुड़े हुए थे। इन राज्यों के बीच काफ़ी टकराहटें चलती रहती थी। कभी कभी चोल, खजली, तुगलक और मुगल जैसे राजवंश अनेक क्षेत्रों में फैला एक विशाल साम्राज्य भी खड़ा कर लेते थे। ये सभी साम्राज्य समान रूप से स्थित या सफल नहीं हो पाते थे। उदाहरण के लिए अध्याय 3 और अध्याय 4 की तालिका 1 की तुलना कीजिए। खिलजी और तुगलक वंश के शासन कितनी बार अवधि तक चलेगा। दोस्तों, अगर 18वीं सदी में मुगल वंश पतन के ढलान पर था, फलस्वरूप क्षेत्रीय राज्य फिर से उभरने लगे। अध्याय 10 लेकिन वर्षों से जो सर्वश्रेष्ठ साम्राज्यों का शासन चल रहा था उससे क्षेत्रों की प्रकृति बदल गई थी। इन पर कोई छोटे बड़े राज्य का शासन चलता रहा था और उन राज्यों की बहुत सी बातें इस उपमहाद्वीप से अधिकतर भाग पर फैलने इन क्षेत्रों को विरासत में भी मिली थी। इस तथ्य का पता हमने इन कई परंपराओं से लगता है जो इन क्षेत्रों में उभरी थी। इन परंपराओं में कुछ एक दूसरी से भिन्न और कुछ एक समान है। ऐसी परंपरा हमें प्रशासन, अर्थव्यवस्था के प्रबंधन द्वारा संस्कृति तथा भाषा के संदर्भ में मिलती है। सन 700 से लेकर 1750 के बीच के 1000 वर्षों में इन विभिन्न क्षेत्रों की प्रकृति एक दूसरे से कटकर अलग अलग नहीं पनपी थी। हालांकि इनके चरित्र की अपनी विशिष्टता बनी रही थी, मगर समन्वय की सर्वश्रेष्ठ ताकतों का प्रभाव भी उन पर पड़ता था। आइए पुराने और नए धर्म के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि पुराने और नए धर्म क्या होता है। ठीक, इतिहास के जिन हजारों वर्षों की पड़ताल हम कर रहे हैं उनके दौरान धार्मिक परंपराओं में कई बड़े परिवर्तन आए। दैविक तत्वों में लोगों की आस्था कभी कभी बिल्कुल ही व्यक्तित्व स्तर पर होती थी। अगर आप आमतौर पर इस आस्था का स्वरूप सामूहिक होता था। किसी दैविक तत्व में सामूहिक आस्था यानी धर्म प्रायः स्थानीय समुदाय के सामाजिक और आर्थिक संगठन से संबंधित होते थे। जैसे जैसे इन समुदायों का सामाजिक संसार बढ़ता गया वैसे ही इनकी स्थानों में भी परिवर्तन आता गया। आज हम जिसे बिंदु धर्म कहते हैं उसमें भी इसी युग में महत्वपूर्ण बदलाव आए। इन परिवर्तनों में कुछ थे नए देवी देवताओं की पूजा, राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण और समाज में पुरोहितों के रूप में ब्राह्मणों का बढ़ता महत्व तथा बढ़ती सत्ता आदि था। संस्कृति ग्रंथों के ज्ञान के कारण समाज में ब्राह्मणों का बड़ा बदलाव होता था। इसके संरक्षक थे नए नए शासक जो स्वयं प्रतिष्ठा की चाह में थे। इन संरक्षकों का समर्थन होने के कारण समाज में इनका दबाव और भी बढ़ता गया। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए।